Hello friends, I am Tripti Saini, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on content analysis. This topic is related to educational technology. अध्यापक को छात्रों को अधिगम करवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। शिक्षक को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए कुछ शिक्षण कार्यों को करना पड़ता है। उनमें से महत्वपूर्ण है कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना और उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कार्य विश्लेषण, जिसे हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। पाठ्य वस्तु विश्लेषण शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपनी पाठ्य वस्तु को सुव्यवस्थित और सुनियोजित करता है, जिससे वह छात्रों के सामने उसे अच्छे से प्रस्तुत कर सके और छात्र उसका अच्छे से लर्निंग कर सके। अतः शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें पाठ्य वस्तु के तत्वों का चिंतन तथा तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श किया जाता है, वही पाठ्य वस्तु विश्लेषण है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण की अनेक प्रविधियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि है डेविस की विधि, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स विधि। डेविस ने अपनी मैट्रिक्स विधि में बताया कि हम कंटेंट को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से पहले उसे इस तरीके से डिवाइड करें कि वो छात्रों के लिए बहुत आसान हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने कंटेंट को टॉपिक्स में डिवाइड किया, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। इस टॉपिक को हम दोबारा डिवाइड करते हैं, जिससे वो टॉपिक छात्रों के लिए और आसान हो जाता है। तो हम इस टॉपिक को दोबारा डिवाइड करते हैं, सब टॉपिक 1 एंड सब टॉपिक 2। अब इस सब टॉपिक को हम छात्रों के लिए व्यवहारिक बनाने की दृष्टि से पुनः 3 भागों में व्यवस्थित करते हैं: मेन आइडिया, मेन टर्मिनोलॉजी एंड मेन फैक्ट। कंटेंट का डिवाइडेशन इसलिए किया जाता है जिससे इसके शिक्षण का सीधा असर छात्रों के ऊपर पड़े और छात्र इसको सीखने के लिए और ज़्यादा प्रेरित हों। लेकिन फिर भी कंटेंट एनालिसिस को हम बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित कर सकते हैं यदि हम उसके अंदर सोर्सेज को इंक्लूड करें। इसलिए हम सोर्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस देखते हैं। इसमें फर्स्ट है टीचिंग मटेरियल। जो भी टीचिंग मटेरियल हम छात्रों को देना चाहते हैं, वो टीचिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि छात्र उसे अच्छे से पढ़ सकें। इसलिए हम अपने टीचिंग मटेरियल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके लिए हम अदर बुक्स की हेल्प लेते हैं, जिससे हमारा टीचिंग मटेरियल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। सेकेंड है नीड। जो भी टीचिंग मटेरियल है, जो भी कंटेंट हम छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे मेन पॉइंट है नीड। अगर वो छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप होगा तो छात्र उसका अधिगम अच्छे से करेंगे। थर्ड पॉइंट है एग्जामिनेशन प्रोसेस। परीक्षा प्रणाली या एग्जामिनेशन प्रोसेस का भी कंटेंट एनालिसिस में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर एग्जामिनेशन वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा तो हम अपने कंटेंट के अंदर बहुत छोटे छोटे से प्रत्ययों को सम्मिलित करते हैं, और यदि हमारा एग्जामिनेशन निबंधात्मक प्रकार का होगा तो हम अपने कंटेंट में केवल व्यापक प्रत्ययों को सम्मिलित करते हैं, जिससे हम कम समय के अंदर छात्रों को ज़्यादा पढ़ा सकें। उसके बाद आता है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जो भी कंटेंट हम छात्रों को पढ़ाने जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि वो कंटेंट हम कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, तो ये कंटेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है और छात्रों के समझने के लिए वो बहुत यूजफुल रहता है। लास्ट पॉइंट आता है टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सा कौशल हम छात्रों को किस तरीके से पढ़ाएं। यदि हम बच्चों को कोई डायग्राम बताना चाहते हैं या फिर कोई साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे शामपट्ट कौशल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टीचिंग स्किल्स को भी हम कंटेंट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम सोर्स अगर कंटेंट एनालिसिस के यूज़ करेंगे और उनको हम नियोजित करेंगे तो हम अपने पाठ्य वस्तु विश्लेषण को और भी अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू for watching and listening my video lecture. For further detail, you log on www.gurukpo.com.